दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट एपिसोड में हमने इंटीग्रेशन को थोड़ा बेसिक सा समझा था कि भाई इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, वो कहाँ से आया, ठीक है, और क्या रिप्रेजेंट करता है, थोड़ा बेसिक लेवल का देखा और फिर हम थोड़े से फॉर्मूलाज के ऊपर आगे थे। तो आज की क्लास में हम पूरा मैथ्स पे ही रहेंगे, हम उसकी अंडरस्टैंडिंग पे नहीं जाएंगे। आज हम सिर्फ कैलकुलेशन को देखेंगे कि सोल्व कैसे करें प्रॉब्लम को, इंटीग्रेट किया कैसे जाता है, सिर्फ उतना देखेंगे। जैसे कि आप मैथ करते हो तो हम सिर्फ उसी पे रहेंगे और फिर कल की क्लास में, मतलब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम लोग फिर उसके अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा और मजबूत बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं कुछ रूल्स लिखवा रहा हूँ, कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर उन बेसिक रूल्स को आप याद रख रहे हो तो उसकी हेल्प से आप एडवांस प्रॉब्लम्स को भी इजीली सोल्व कर लोगे। बट कुछ बेसिक रूल, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में देखा था, कुछ 7, 8, 10 रूल थे हमारे पास, 7, 8, 10 फॉर्मूलेज थे, उनको हमने डायरेक्ट याद रखा था कि भाई किसी पर्टिकुलर फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो ऐसे ही इंटीग्रेशन के लिए भी याद रखना पड़ेगा। तो चलिए मैं उनको जरा लिखवा देता हूं। तो सबसे पहला जो है हमारे पास वो है इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx। x के रेस्पेक्ट में मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा दोस्तों, ये बन जाएगा x टू द पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। अब क्योंकि मैंने लिमिट नहीं पुट कर रखी है तो आप कांस्टेंट लिख दो, इसको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है भाई। ये आ जाएगा आपका, ठीक है। ये था नंबर 1। ये इंक थोड़ी सी निकल गई है तो मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं। हाँ जी, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, ठीक है। ये नंबर 1 है भाई। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 में 1/x dx, इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ln x प्लस c, नेचुरल लॉग ले लो, ठीक है। ये आपको याद रखना है भाई। नंबर 3 इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है दोस्तों, ठीक है। एंड प्लस c कर दो आप। नंबर 4 जो बनेगा वो बनेगा आपका साइन ऑफ x dx। अब साइन का इंटीग्रेशन होता है कोस, अब क्योंकि c आगे आ गया तो माइनस लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। नंबर 5 है मेरे पास cos x dx क्या बन जाएगा, cos x का बन जाएगा साइन x प्लस सम कांस्टेंट c, ठीक है। cos x का बन जाएगा साइन x प्लस सम कांस्टेंट d। नेक्स्ट आइए नंबर 6 में क्या है, tan x dx। tan x का क्या बनेगा, ln, और ln में जब भी कोई चीज लिखता हूं मोड में लिखना है। ln में कोई भी क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती ना, इसलिए मैं मोड लिख रहा हूं भाई, ln मोड, और इसके डिनोमिनेटर में क्या होता है, cos, तो cos x। अब क्योंकि cos लिखा है तो माइनस भी आएगा बाहर, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते, cos में c आगे आ गया ना। नेक्स्ट आइए भाई नंबर 7 क्या हो गया, cot x dx। तो ये क्या बन जाएगा, ln, कोट के अंदर डिनोमिनेटर में क्या होता है, साइन, तो मोड साइन x प्लस सम कांस्टेंट c, ठीक है भाई। ये आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर 8 है इंटीग्रेशन secant x dx, ठीक है। वो क्या बनेगा दोस्तों, ln secant x प्लस tan x और मोड प्लस c। मोड इसलिए ले रहा हूं बिकॉज पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। वैसे आप बिना मोड के भी लिख दो, बट दिमाग में रखना पड़ेगा आपको कि केवल पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, क्योंकि साइन एक्स की तो नेगेटिव वैल्यू भी होती है ना, तो ln में नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती यहाँ पे, ठीक है। नंबर 9 cosec x dx, तो वो क्या बनेगा दोस्तों, वो बनेगा ln cosec x माइनस cot x, ठीक है, एंड प्लस सम कांस्टेंट c, ठीक है भाई। ये बन जाएगा नंबर 9। नंबर 10 जो है वो है इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। तो ये बनेगा मेरे पास 1/a, नॉट 1/a, साइन इनवर्स ऑफ x/a, आई थिंक ये होता है भाई, आप लोग चेक कर लेना अपना, ठीक है। मेरे हिसाब से ये होता है, बाकी आप एक बार देख लेना। मुझे इतना ही याद रहता है, मतलब मैं ज़्यादा याद नहीं रखता हूँ इन सब चीज़ों को, क्योंकि जब कोई चीज़ आप देख सकते हो तो याद क्यों करना है, ठीक है। हाँ, लेकिन रूल पता तो होनी चाहिए आपको कि इंटीग्रेट करते कैसे हैं। इनमें से तो चलो कोई भूल भी जाओगे तो देख भी लोगे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि उसके बेसिस पे आप चीज़ों को प्रूव कर पाओगे। तो 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, ठीक है भाई। ये बनेगा 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का। तो आप एक बार इनको जरूर देख लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा कम याद है तो मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए, एंड प्लस सम कांस्टेंट c, ठीक है। तो ये कुछ 10-11 बेसिक रूल हैं भाई, इनको अगर आप याद रखते हो तो आपको फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी। अब चलिए, अब ये तो फॉर्मूले हैं, अब कुछ रूल हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, इनको अप्लाई कैसे करें फॉर्मूलाज को, तो वो भी एक बार जरा देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूं।
आप वैसे कोई फॉर्मूला भूल जाओ, ये बेसिक में से, बेसिक फॉर्मूला में से कोई फॉर्मूला अगर आप भूल गए तो आप उसको लुकअप टेबल में देख सकते हो भाई, ठीक है। चलिए जरा देखिए अब कैसे इनको अप्लाई करें, इन फॉर्मूले इसको लगाते कैसे हैं। तो इसके लिए कुछ रूल है। सबसे पहला रूल तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी ऐसे दो फंक्शन आ जाए एफ टी एंड जी टी, टी भी हो सकता है वेरिएबल, एक्स भी हो सकता है, कुछ भी ले लो, एफ टी प्लस या माइनस जी टी ले लो, और उसको आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेट। तो आप क्या कर सकते हो, इनको अलग अलग कर सकते हो भाई। जब भी ऐसे दो या दो से ज्यादा फंक्शन ऐसे ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रखे हैं तो उनको अलग अलग कर सकते हो। एफ टी के साथ इंटीग्रेशन अलग से लगा दो, प्लस है तो प्लस लिख दो, माइनस है तो माइनस लिख दो, और जी टी के साथ इंटीग्रेशन अलग से लगा दो। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। नंबर टू रूल कहता है कि अगर कोई कांस्टेंट है, ठीक है, जैसे ये आ गया, तो आप इसको बाहर ले सकते हो दोस्तों, और जो भी टी का फंक्शन नहीं है उसको कांस्टेंट ही मानेंगे। टी वाला तो अंदर ही रहेगा, बट टी के अलावा जो भी और वेरिएबल आ रखा है, जैसे कोई एक्स आ गया, वाई आ गया, डब्ल्यू आ गया, कुछ भी आ गया, उसको आप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि आप इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले रहे हो। तो जो जो टाइम का फंक्शन होगा वो अंदर ही रहेगा, उसके अलावा जो चीज होगी उसको आप बाहर ले सकते हो, ठीक है। एफ टी डी टी आप इस तरह से लिख सकते हो दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट आइए भाई नंबर 3। अब नंबर 3 में मैं रूल नहीं बता रहा हूं, नंबर 3 में मैं आपको अप्लाई करना सिखा रहा हूं, जो फॉर्मूला है उनको कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए रूल प्लस एक तरह से फॉर्मूला एप्लीकेशन जो है वो दोनों ही मैं इकट्ठे ही करवाऊंगा। तो नेक्स्ट है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूट करके हम इंटीग्रेट करेंगे दोस्तों। अब ये क्या चीज होती है, ये भी एक रूल ही है, आप ये समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, इसमें आपका आइडिया भी बड़ा रोल प्ले करता है, आपका दिमाग किस तरह चल रहा है वो बड़ा रोल प्ले करता है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जरा देखिए कैसे। मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन लेता हूं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन x प्लस 1 स्क्वायर डी एक्स, और x की वैल्यू 0 से लेके मान लीजिए 2 तक मैं चेंज कर रहा हूं। तो इसको दो तरह से आप सोल्व कर सकते हो। कैसे, जरा देखिए। पहले तो आप इसको ओपन कर लो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x ऐसे लिख सकते हो भाई, और dx कर लो, और इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 तक कर लो। और फिर ये 3 हिस्से बने हुए हैं भाई, 3 फंक्शन ऐड हो रखे हैं, तो इनको आप अलग अलग कर सकते हो। तो पहले वाले का क्या बनेगा, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, दूसरे वाले का क्या बनेगा x, और तीसरे वाले का क्या बनेगा 2x स्क्वायर बाई 2, 2x स्क्वायर बाई 2, ये बनेगा दोस्तों। जो भी आंसर आया अब इसमें लिमिट पुट कर दो, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 2, ठीक है। इस तरह से कर सकते हो। तो क्या बन जाएगा बताओ जरा, अपर लिमिट पुट करोगे तो 8/3 यहां पे, प्लस यहां पे बताओ, यहां पे 2, प्लस यहां पे बताओ 4, ये तो अपर लिमिट हो गया, और माइनस लोअर लिमिट करोगे तो सब में 0 ही आएगा, ठीक है। तो अब जरा देख लो इसमें क्या बन गया, ये बन गया 8/3 प्लस 6, जो है आंसर आप निकाल सकते हो, इसको आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो कुल मिला के देखो, एक तो ये था कि स्क्वायर को आपने ओपन कर दिया और इस तरह सोल्व कर दिया। एक में क्या है, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो। मतलब मैं काम करता हूं, x प्लस 1 को मैं p पुट कर देता हूं, ठीक है भाई, x प्लस 1 को मैं p पुट कर देता हूं। तो अब मैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू p डेरिवेटिव ले रहा हूं। तो यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे बन जाएगा dx अपॉन dp प्लस 0 इज इक्वल टू 1। बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू p डेरिवेटिव ले लिया, तो इधर बनेगा dx बाई dp, क्योंकि x का p के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ये बनेगा, इसका डेरिवेटिव 0 बनेगा, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p 1 बनेगा, ठीक है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, यहां से आप लिख सकते हो dx इज इक्वल टू dp। अब यहां पे पुट कर दो, पुट करोगे तो बताओ क्या बनेगा, जरा देखिए। x प्लस 1 की जगह p पुट करोगे, p स्क्वायर हो जाएगा भाई, और dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dx की जगह पे आ जाएगा dp। तो मैंने देखो वेरिएबल बदल दिया, p की टर्म्स में आ गए हम लोग। और लिमिट क्या बनेगी अब बताओ, जब x की वैल्यू 0 थी, यहां पे x की लिमिट थी, ध्यान देना, जब x की वैल्यू, और यहां पे p की लिमिट पुट करनी है अब आपको। तो जब x की वैल्यू 0 थी तो p की वैल्यू क्या बनेगी, p की वैल्यू बनेगी 1, और जब x की वैल्यू 2 कर दोगे तो p की वैल्यू क्या बनेगी दोस्तों, 2 प्लस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा 3, ये बनेगा दोस्तों। अब इसको आप फर्दर सोल्व कर सकते हो, तो p रेज टू द पावर 3 अपॉन 3, और लिमिट पुट कर सकते हो 1 से लेके 3 तक। तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 माइनस 1/3, सही है भाई। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया, इजी कहानी थी, आराम से आप इसको कर सकते थे। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। और देखिए, और भी देखते हैं जरा। तो मैं इसको रब कर देता हूं भाई, ठीक है। इसके ऊपर बड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं भाई, उनको आपको करना होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखिए दोस्तों, मेरे पास एक क्वेश्चन है
और वह है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी डी टी। और मैं ये 0 से लेके π/2 तक करना चाहता हूं, π/2 रेडियन, ये π/2 सेकेंड्स है, टाइम की लिमिट है ये, इसको सोल्व करना चाह रहा हूं। तो कैसे करें दोस्तों, जरा देखिए। इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम साइन टी को p मान लेते हैं, ठीक है। आप कोस टी को भी मान सकते थे, थोड़ा लंबा हो जाता है। देखो सब्स्टिट्यूशन में आपका अंडरस्टैंडिंग बड़ा रोल प्ले करती है आपका, और आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। तो जरा देखो, साइन टी को मैं p पुट कर दूंगा, तो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ। साइन टी का डिफरेंस, बोथ साइड डिफरेंशिएशन ले लो विद रिस्पेक्ट टू p, तो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन लोगे विद रिस्पेक्ट टू p, तो साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा दोस्तों, कोस टी डी टी बाई डी पी, क्योंकि यहां पे देखो विद रिस्पेक्ट टू p ले रहे हो, तो पहले तो साइन का डिफरेंशिएशन लो, फिर अंदर जो वेरिएबल है उसको भी तो लो p के रिस्पेक्ट में, और बराबर की इधर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, यहां से आप लिख सकते हो कोस टी डी टी, इसकी वैल्यू आएगी dp के बराबर, ठीक है भाई। कोस टी डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, dp के बराबर। तो अब मैं यहां पे पुट कर सकता हूं, तो जरा देखो इसको मैं कैसे पुट करूंगा। साइन स्क्वायर को मैं p स्क्वायर लिख देता हूं भाई, p स्क्वायर। कोस टी डी टी को क्या लिखूंगा बताओ जरा, dp लिख दूंगा। अब आ जाओ, ये लिमिट t की है यहां पे, और मुझे यहां पे किसकी लिमिट चाहिए, p की लिमिट चाहिए। तो आप बताओ, जब t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो p भी 0 आएगा, t को जब 0 पुट करोगे तो p की वैल्यू भी 0 आएगी, और t को जब π/2 पुट करोगे तो p की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। अब इसको आप सोल्व कर दो, ये p स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, p³/3, तो p³/3 और लिमिट पुट कर दो 0 से लेके 1 तक, तो ये बन जाएगा 1/3 आंसर। समझ आया भाई। तो इस तरह से आप जो है इसको लिख सकते हो, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करते हैं। एक और क्वेश्चन जरा देख लीजिए भाई, ठीक है, मैं रब कर रहा हूं इसको। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। एक क्वेश्चन है मेरे पास, दैट इज x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, और मैं इसको लेना चाहता हूं 0 से लेके 2 तक। मुझे इसकी वैल्यू देखनी है भाई क्या होगी, तो कैसे करें। तो यहां पे देखो दोस्तों, यहां पे x dx अगर कुछ पुट हो सके तो मजे आ जाए। तो एक काम करता हूं, मैं एक्स स्क्वायर को p मान लेता हूं, और बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू p डेरिवेटिव ले लेता हूं। तो p डेरिवेटिव लोगे तो इसका डेरिवेटिव लो पहले, ये बन जाएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी पी, क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू p ले रहा हूं भाई, तो पहले तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव लो ना, 2x आ गया, और फिर x का लो भाई, ठीक है। तो इज इक्वल टू इधर बनेगा 1, p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p 1 ही बनेगा। तो यहां से x dx की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, x dx की वैल्यू आ गई dp/1, dp/2, dp इधर चला गया, 2 नीचे आ गया, ठीक है भाई, ये x dx आ गया। तो अब मैं यहां पे पुट कर सकता हूं, जरा देखिए कैसे। ये बन जाएगा e टू द पावर x स्क्वायर की जगह p पुट कर देता हूं, x स्क्वायर की जगह p पुट कर देता हूं, और x dx की जगह पे क्या पुट कर दूंगा बताओ जरा, dp/2, ठीक है भाई। x dx की जगह पे क्या आ गया, dp/2। अब लिमिट पे आइए, जब x की वैल्यू 0 होगी तो p की, यहां पे तो p की लिमिट पुट करनी पड़ेगी ना, तो यहां से x की वैल्यू जब 0 पुट करोगे यहां पे तो p भी 0 आ जाएगा, और x की वैल्यू जब 2 पुट करोगे यहां पे तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो इस तरह से हम p की लिमिट चेंज कर सकते हैं, लिमिट जो है p की टर्म्स में ला सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। अब ये क्या बन जाएगा 1/2, तो इसको हमने क्या लिख दिया, इसको हमने p की टर्म्स में चेंज कर दिया। अब 1/2 और e टू द पावर p का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर p ही होता है, लिमिट 0 से लेके 4। 1/2 तो मैंने बाहर ले लिया ना भाई, कांस्टेंट था, बचा सिर्फ यहाँ पे e टू द पावर p, e टू द पावर p का इंटीग्रेशन e टू द पावर p ही आएगा, और 0 और 4 ये लिमिट पुट कर दीजिए, तो 1/2 मेरे पास बाहर आ गया, और ये बन जाएगा e टू द पावर 4 माइनस e टू द पावर 0, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 1/2 e टू द पावर 4 माइनस 1, ये मेरे पास आंसर आएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप इजीली सोल्व कर सकते हो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आगे चल के आप देखिएगा, इससे हम और भी क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैंने एक बेसिक सा आइडिया दिया है कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे किया जाता है। नेक्स्ट आइए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एक होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या चीज है, ये जरा देखते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें हमारे पास ऐसे 2 फंक्शन होते हैं, एक ft आ गया, एक gt आ गया, और इंटीग्रेट कर रहे हैं। 2 फंक्शन टाइम के अलग अलग, उनको टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इनमें से एक फंक्शन को पहला फंक्शन मानना होता है, दूसरे को फंक्शन नंबर 2 मान लो, ठीक है। और मान लीजिए a to b है ये,
तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? अब ये पहला किसको माने, दूसरा किसको माने, इसमें भी एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। तो मान लीजिए एक पहले वाले फंक्शन को मैंने फंक्शन 1 मान लिया, फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको सेकंड फंक्शन मान लिया। तो इसका रूल क्या होता है दोस्तों? फर्स्ट फंक्शन एज सच, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी एंड सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, अब लिमिट पुट करो। तो लिमिट यहां पे पहले इसको विदाउट लिमिट निकाल दो आप, और कांस्टेंट मत डालना इसमें, ठीक है? मतलब ये इंडेफिनिट इंटीग्रल नहीं कर रहा हूं, जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो लिखनी है विदाउट कांस्टेंट, ठीक है? बाद में जो भी ये प्रोडक्ट आएगा उसको फिर से आप क्या ले सकते हो, उसमें जो भी प्रोडक्ट आएगा उसमें वैल्यू पुट कर दो, लोअर लिमिट अपर लिमिट, और यहां पे a और b। ध्यान रखना इसका जो इंटीग्रेशन लिखोगे उसमें c नहीं पुट करना है भाई, ठीक है? c पुट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है? तो ये आपको इस तरह से सोल्व करना है, dt, ये इसके साथ एक dt आएगा और एक dt अलग से भी आएगा, क्योंकि एक तो ये छोटा इंटीग्रेशन सोल्व कर रहे हो आप, और एक बाहर भी तो आएगा dt, ठीक है भाई? ये बनेगा। तो ये है मेरे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब जरा देखिए यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको एक तो याद रखना बहुत आसान है, फर्स्ट फंक्शन एज सच, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है? और फिर लिमिट पुट कर दो यहां पे a टू b, और यहां पे पूरे फंक्शन जो भी ये प्रोडक्ट आएगा उसमें a टू b लिमिट पुट कर दो, ठीक है भाई? तो अब जरा देखिए पहला किसको माने और दूसरा किसको माने। अब जरा ध्यान से देखें, पहला फंक्शन यहां पे हमने यूं का यूं रखा है और यहां पे डेरिवेटिव लिया है, तो इसका मतलब पहला फंक्शन वो मानो जिसको डिफरेंशिएट करना आसान हो, और जो दूसरा फंक्शन है वो यहां पे भी इंटीग्रेट हो रहा है और यहां पे भी इंटीग्रेट हो रहा है। इसका मतलब दूसरा फंक्शन वो मानो जिसको इंटीग्रेट करना आसान हो। अब इसके लिए एक रूल है, आईलेट रूल, ILATE, ये है रूल। अब ये क्या कहता है? आई माने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ये ऑर्डर को बताता है कि किसको प्रायोरिटी देनी है। ये अलग अलग फंक्शंस है हमारे पास, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है? एल का मतलब लोगैरिथमिक, लोगैरिथमिक, ए का मतलब एल्जेब्रिक, एल्जेब्राइक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। तो इसका मतलब ये अपने को ऑर्डर बता देता है। जैसे दो फंक्शन आ रखे हैं, दो फंक्शन में से ये देख लो पहले किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर को बता रहा है। जैसे कि देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास x sin x है dx, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है 0 से π/2 के बीच में। सोचिए ऐसा है, तो यहां पे दो फंक्शन है, एक एल्जेब्राइक फंक्शन है और एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एक आपका एल्जेब्राइक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आप जरा देखो एल्जेब्राइक फंक्शन की प्रायोरिटी ट्रिग्नोमेट्रिक से पहले है, तो इसका मतलब इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मान लो। वैसे आप यहां से भी सोच सकते थे, इसको डिफरेंशिएट करना ज्यादा आसान है और इसको इंटीग्रेट करना, तो खैर इसको तो इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट दोनों ही आसान है, बट इसको डिफरेंशिएट करना ज्यादा आसान है। डिफरेंशिएट करेंगे तो कम होता चला जाएगा, ये x की पावर कम होती चली जाएंगी। तो इसलिए इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मान लो। अब इसको सोल्व कैसे करें? फर्स्ट फंक्शन एज सच, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स लिख दिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन बनेगा माइनस कोस एक्स dx, और x कहां से कहां तक होगा? 0 से लेके π/2 तक, ठीक है भाई? अब ये माइनस बाहर आके प्लस बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा दोस्तों ये? और यहां पे भी लिमिट पुट करनी है भाई 0 से π/2। तो आप बताओ यहां पे अगर लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट पे तो cos π/2 0 हो जाएगा, ठीक है? माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ये x 0 बना देगा इसको, तो इसलिए ये तो पूरा ही खत्म हो जाएगा, ये तो पूरा का पूरा 0 आ जाएगा। माइनस इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। तो यहां पे सिर्फ cos x बचेगा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मेरा क्या बन गया? प्लस बन गया ना भाई। तो सिर्फ cos x बचा, और cos x को इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बनेगा? cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, ठीक है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो पहले तो ये sin x बचेगा, और sin x को 0 से लेके π/2 तक इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 1 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है? तो इसका मतलब आप जरा देख सकते हो यहां से कैसे हम आंसर निकालें, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो जो आप ये अंदर इंटीग्रेट कर रहे हो उसमें c नहीं ले रहे हो, यहां पे इसमें c नहीं लेना है, विदाउट c आप इसको लिख सकते हो, ठीक है? और उसके बाद आप सीधा सीधा आगे सॉल्व कर लो। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। चलिए कुछ और क्वेश्चन जो है उनको भी जरा देख लेते हैं।
कुछ और क्वेश्चन है उनको जरा देखते हैं भाई, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूं भाई। तो मैंने आपको ये बताया कि कैसे आप इसको सोल्व करोगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। अब कुछ और क्वेश्चन है उनको जरा देखते हैं भाई। एक क्वेश्चन है मेरे पास और वो है ln x dx। सोचिए मुझे इसको इंटीग्रेट करना है और 0 से लेके मान लीजिए 2 तक इंटीग्रेट करना है। 0 भी नहीं लेना है, मान लीजिए मैं 2 से लेके 4 तक ले लेता हूं, कोई भी ले लो लिमिट, ठीक है। मुझे इसको सोल्व करना है दोस्तों। तो कैसे सोल्व करोगे? तो इसमें देखा जाए तो एक ही फंक्शन है भाई, लेकिन इसको आप ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सोल्व कर पाओगे इजीली, क्योंकि ln x का मैंने कोई रूल तो बताया नहीं आपको डायरेक्ट कि ln x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं ln x इंटू 1, और 1 को डिफरेंशिएट करना आसान है, ln x को इंटीग्रेट करना, सॉरी ln x को डिफरेंशिएट करना आसान है और 1 को इंटीग्रेट करना आसान है, क्योंकि ln x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं 1/x होता है विद रिस्पेक्ट टू x लोगे इसको। तो इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूं और इसको मैं सेकंड फंक्शन मान लेता हूं, ठीक है, और इंटीग्रेट कर रहा हूं 2 से लेके 4 तक। तो आप बताओ, फर्स्ट फंक्शन एज सच, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे तो x ही आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1/x एंड सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन x, और dx यहां से आ जाएगा, सही है। अब यहां पे भी लिमिट जो है वो 2 से लेके 4 तक पुट कर दो और यहां पे लिमिट 2 से लेके 4 तक पुट कर दो, सही है भाई। तो इसमें तो डायरेक्ट वैल्यूज ही पुट करनी है, तो क्या बनेगा 4ln4 माइनस 2ln2, ये तो ये हो गया, माइनस ये देखो x कट गया और dx को इंटीग्रेट करोगे तो x ही निकल आएगा, x ही आ जाएगा, और x में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 4 - 2 यहां पे ये बनेगा, सही है भाई। तो इस तरह से मेरे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे आप इसको लिखोगे, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जरा देखिए, मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप जो है ln x को इंटीग्रेट करोगे। ln x मेरा कई जगह पे यूज होगा, कई जगह पे आपको इसको इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। चलिए भाई कुछ और क्वेश्चंस हैं उनको भी एक बार जरा कर लेते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है दोस्तों, dx डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर। अब देखो इसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, आपको याद होगा एक रूल मैंने लिखवाया था बेसिक रूल में से, a² - x² का, ठीक है, ये रूल लिखवाया था। तो इसमें क्या किया था हमने बताओ, इसको हमने लिखा था साइन इनवर्स ऑफ x/a, ठीक है, ये लिखा था। तो यही तो है, एक ही जगह 1 कर दिया इसने, और कुछ नहीं है। तो चलिए जरा इसको देखते हैं, और ये 0 से लेके 1 के बीच में कर रहा हूं भाई, ठीक है। जरा देखते हैं क्या आंसर आता है। इसको सोल्व कैसे करें, ये तो चलो हमने बेसिक रूल में आपको याद है तो आप डायरेक्ट लिख दोगे, अदरवाइज डिराइव करना हो इसको तो कैसे करोगे, इसको सोल्व कैसे करोगे। तो जरा देखिए दोस्तों इसको कैसे करेंगे, सुनिए। हम एक काम करते हैं, 1 - x² को p² पुट कर देते हैं, ठीक है, 1 - x² को p² पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूं। तो अब आप बताइए यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे बोथ साइड, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू p डेरिवेटिव ले लूं तो क्या बनेगा, या एक तरीका और भी है, ऐसे तो फंसोगे आप, ठीक है, ऐसे तो फंस जाओगे भाई, सोल्व नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ के देख लो, क्योंकि एक x स्टिल रहेगा, x यहां पे वेरिएबल हटेगा नहीं। देखो जब भी आप ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करते हो तो जो वेरिएबल यहां पे प्रेजेंट है उसको पूरी तरह से हटाना होता है। अगर आप इस मेथड से ऐसे पुट करोगे ना और फिर हटाने की कोशिश करोगे तो x हटेगा नहीं और पंगे खड़े हो जाएंगे। जरा देखिए कैसे, अगर मैं यहां पे ऐसे करता हूं और विद रिस्पेक्ट टू p डेरिवेटिव लेता हूं इसको, तो मैं -2x dx/dp करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2p, सिंपल यही बनेगा भाई, विद रिस्पेक्ट टू p डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां से x dx की वैल्यू क्या बनेगी, p dp विद माइनस साइन, ठीक है। तो यहां से अगर मैं dx की वैल्यू निकालूंगा तो नीचे एक x और आ जाएगा और x की वैल्यू फिर से रूट की टर्म में आ जाएगी। तो इसका मतलब ये रूट अल्टीमेटली हटा नहीं, जो आप चाह रहे थे रूट हट जाए भाई, p² पुट कर दो अंदर वाले को तो रूट हट जाएगा, वो हटा नहीं असल में, एक और नया रूट आ जाएगा। ये x की जगह पे फिर से भाई यहां से x को निकालोगे तो क्या बनेगा, 1 - p² का रूट, 1 - p² का रूट, यही तो बनेगा भाई x की वैल्यू। तो अगर यहाँ पे पुट करोगे तो p की टर्म में देखो फिर से रूट आ जाएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, dx की जगह पे अगर आप dp की टर्म में पुट करोगे तो ये पुट करना पड़ेगा ना, और 1 - x² की जगह ये कर सकते हो, तो वो अल्टीमेटली सोल्व नहीं हुआ, कहने का मतलब ये है। तो फिर क्या करें, फिर क्या करें दोस्तों, फिर एक तरीका है, जरा देखिए कैसे। हम एक काम करते हैं, क्यों ना x को हम sin t मान लें, ठीक है, x को अगर मैं sin t ले लूं यहां पे, तो dx क्या बन जाएगा दोस्तों, dx बन जाएगा cos t
विद रिस्पेक्ट टू dx बाई dt, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव ले रहा हूं भाई मैं, तो dx बाई dt इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है cos t, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहां से dx की वैल्यू क्या निकल के आएगी दोस्तों, cos t dt, यहां से dx की वैल्यू आएगी cos t dt, dt को इधर ले आओ, ठीक है। अब जरा यहां पे पुट करते हैं, जरा देखिए दोस्तों, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन dx की जगह पे cos t dt लिख दूं, और नीचे डिनोमिनेटर में बताओ, डिनोमिनेटर में आएगा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। इसीलिए मैं कह रहा था ना, एक्सपीरियंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपको, जब आप प्रैक्टिस करते हो ना क्वेश्चन, तब आपको धीरे धीरे आइडियाज आना शुरू होता है कि कैसे सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है। जरा देखिए भाई, अब बताइए, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे t की लिमिट डालनी है, तो x जब 0 था तो t भी 0 आएगा, और x जब मेरा 1 आएगा तो t की वैल्यू क्या बनेगी, t की वैल्यू बनेगी पाई बाई 2। सही है भाई, आप देख सकते हो, क्लियर है, इस तरह से हम करेंगे। तो अब आप बताओ इसको क्या लिखोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर तो कोस स्क्वायर ही बन गया भाई, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कोस स्क्वायर, और रूट लोगे तो कोस टी आ जाएगा, तो अंदर सिर्फ क्या बचेगा, dt बचेगा, और 0 से लेके पाई बाई 2, तो आंसर पाई बाई 2 ही आ जाएगा मेरे पास। इसका इंटीग्रेशन t आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा। सही है भाई, सीधा सीधा आंसर आ गया। अगर आप इसको बेसिक रूल याद होता तो आप इसका सीधा सीधा बेसिक रूल बोलते। इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन इनवर्स ऑफ x बाई 1, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 से लेके 1 तक, डायरेक्ट आप बोल सकते थे। तो जब आप अपर लिमिट रखोगे तो साइन इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाई 2, माइनस लोअर लिमिट करोगे तो साइन इनवर्स 0 इज 0। साइन इनवर्स 1 कितना होता है, अपर लिमिट करोगे तो ये बनेगा साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप डायरेक्ट पाई बाई 2 कर सकते थे, या फिर यहां से आप पाई बाई 2 आंसर दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हो दोस्तों। तो कई बार आप डायरेक्ट भी कर पाओगे, ठीक है, अदरवाइज आप जो है सब्स्टिट्यूशन या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इन सब से कर सकते हो, ठीक है। और जरा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए, एक दो क्वेश्चन और करते हैं भाई। और एक क्वेश्चन है मेरे पास, dx, देखिए इंटीग्रेशन, वैसे तो आप मैथ में सीखोगे ज्यादा रूल, ठीक है, क्योंकि मैथ के टीचर जो होते हैं वो थोड़े इन सब चीजों में एक्सपर्ट होते हैं। अब मुझे तो केवल मैं वो करवा रहा हूँ जो आगे चल के आपको फिजिक्स में यूज होंगे, ठीक है। तो मैथ्स का जो टीचर होता है वो आपको पूरा एक्सपर्ट बना देता है इस चीज में, ठीक है। तो क्योंकि वो ज्यादा इनके जो ट्रिक्स होती हैं उनके साथ जुड़े रहते हैं, तो मैथ्स में ज्यादा बेहतर आप इन चीजों के सीखते हो। बट कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं इसको इस तरह से सीखने की। तो जरा देखिए दोस्तों, मेरे पास ये दे दिया अभी dx की वैल्यू इस तरह से आ गई है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें फिर, और लिमिट मान लीजिए 0 से लेके 1 दे रखी है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप ये स्क्वायर के जो ब्रेक ये क्वाड्रेटिक फंक्शन आ रखा है ना, इसको या तो फैक्टराइज करो, और अगर फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश किया करो। कैसे, जरा देखिए, अगर मैं इसको देखूं ध्यान से तो ये है 2x + 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको कैसे करें भाई, एक काम करते हैं, इसमें माइनस को मैं 1 मिनट के लिए कॉमन ले लेता हूं, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। तो अगर मैं b स्क्वायर माइनस 4ac करके देखूं तो मेरे ख्याल से इसके रूट्स तो आ जाएंगे भाई, इसके रूट्स तो बन जाएंगे, ठीक है। b स्क्वायर माइनस 4ac करके देखोगे तो इसके रूट्स तो बन जाएंगे। क्या रूट बनेंगे इसके, बताइए भाई। b स्क्वायर माइनस 4ac करके देखोगे तो b स्क्वायर यहाँ पे ये हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये रूट्स तो आ जाएंगे। क्यों ना मैं इसको पहले ही ऐसे कुछ परफेक्ट स्क्वायर टाइप बना लूँ, ऐसे कुछ कर लूँ। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सुनिए भाई कैसे बनाते हैं स्क्वायर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं वो जरा देखते हैं। जो भी x का कोफिशिएंट होता है, x का जो कोफिशिएंट होता है उसका हाफ ले लिया करो। x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, माइनस साइन को एक बार छोड़ दो, ठीक है। x का कोफिशिएंट 2 है तो उसका हाफ करोगे तो क्या आएगा 1, तो 1 का स्क्वायर इसमें ऐड कर दो और 1 का स्क्वायर सबट्रैक्ट कर दो, इस तरह से लिख सकते हो भाई। तो अब आप बताओ यहाँ पे क्या बन गया, ये माइनस ऑफ ये बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये देखो परफेक्ट स्क्वायर बन गया पूरा पूरा। और यहाँ पे क्या बन गया माइनस 3, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसका मतलब इस फंक्शन को आप इस तरह से लिख सकते हो भाई, ठीक है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों लिखा है, अभी बताएंगे। तो आप जब भी कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया करो, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब x माइनस 1 को मैं क्या लिख लेता हूं, जरा देखिए। x माइनस 1 को मैं लिख लेता हूं √3 sin t। x माइनस 1 को ये लिख लेता हूं
x माइनस 1 को √3 sin t लिख लेता हूं, ठीक है। तो अब जरा देखिए यहां से अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव ले लूंगा यहां पे, तो dx/dt क्या बनेगा दोस्तों, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव ले रहा हूं, तो ये बन जाएगा, इधर आ जाएगा dx/dt, इसका डेरिवेटिव 0 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा √3, और sin t का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए, sin t का डेरिवेटिव होता है मेरा cos t, ठीक है। अब यहां से dx की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, dx आ जाएगा √3 cos t, ये आ जाएगा dx की वैल्यू, ठीक है। तो अब मैं काम करता हूं यहां पे पुट कर देता हूं भाई, ठीक है। ये मेरा इंटीग्रेशन में था ना 0 से 1, तो अब जरा यहां पे पुट कर देते हैं वैल्यूज, तो बताइए भाई क्या क्या बनेगा। तो अगर मैं पुट करूंगा तो सबसे पहले dx की जगह पे क्या आ जाएगा, √3 cos t डिवाइड बाई रूट ऑफ, बोलिए भाई यहां पे है 3 माइनस, यहां पे x माइनस 1 का स्क्वायर कर दो, तो x माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 3 sin स्क्वायर t हो जाएगा भाई, ठीक है। और dx की जगह पे dx की यहाँ पे dt भी आएगा भाई, ठीक है। इस dt को इधर ले आओ ना, तो ये dt भी आ गया, एक बार देख लीजिए भाई सही लिखा गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह का आ गया मेरे पास। अब बताइए, अब लिमिट पुट करते हैं। यहां पे लिमिट क्या थी, x की लिमिट थी। जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, यहां से देखो, जब x की वैल्यू 0 करोगे तो -1 बनेगा यहां पे, और यहां पे बनेगा √3 sin t। तो यहां से sin t क्या निकल के आ जाएगा, sin t इक्वल टू -1/√3। तो यहां से t निकाल सकते हो भाई आप, साइन इनवर्स ले लो, तो t की वैल्यू माइनस तो बाहर आ जाएगा, खैर साइन इनवर्स ऑफ 1/√3, ये लो जी, लोअर लिमिट ये आ गई। अब आ जाओ अपर लिमिट। तो अपर लिमिट में यहां पे क्या पुट कर दोगे बताओ, x की जगह पे 1 पुट कर दो, तो x की जगह 1 पुट करोगे तो t की वैल्यू 0 आएगी, ये लो जी 0 आ गई, ठीक है। अब जरा फर्दर देखो इसको कैसे सोल्व करोगे। यहां से 3 कॉमन आके √3 से कट जाएगा, ये नीचे क्या बना 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता है, और उसको इंटीग्रेट करोगे तो कोस आ जाएगा, और कोस भी कट जाएगा ऊपर से, पूरा ही कट गया, ठीक है भाई। तो बचा सिर्फ dt। तो देखो हमने कितना इजीली इसको सोल्व कर दिया। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ आना चाहिए कि कैसे सब्स्टिट्यूट करना है। अगर आपको ये पता चल गया कि कैसे सब्स्टिट्यूट करना है तो इजीली सोल्व कर लोगे दोस्तों। तो यहां से आप इसका सीधा सीधा आंसर जो है वो निकाल सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया, ठीक है। तो आसान कहानी थी, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आप और क्वेश्चन भी ले सकते हो। जब भी ऐसे क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाए ना, ऐसे परफेक्ट स्क्वायर में लिख लिया करो। फैक्टर बेशक बन भी रहे हो, ठीक है, फैक्टर अगर बन भी रहे हैं तब भी आप परफेक्ट स्क्वायर में लिख लिया करो, उससे आप फटाफट कर लोगे आप, ठीक है। क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर नीचे आ गया तो इस तरह से आप इसको फटाफट सोल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट तरह देखिए, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, ठीक है। जरा देखिए, तो मुझे एक क्लास और देनी पड़ेगी भाई अभी इसकी प्रैक्टिस के ऊपर, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के ऊपर, ठीक है। बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा रूल भी हैं। डिफरेंशिएशन से थोड़े ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है आपको यहाँ पे, क्योंकि डिफरेंशिएशन में तो बहुत ईजी था, ठीक है, उसमें ज्यादा रूल भी नहीं थे। इसमें क्या होता है, इसमें और भी डिफरेंट टाइप के रूल आएंगे, और जो सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड है इसके ऊपर थोड़ी और मास्टरी अपने को बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, नेक्स्ट क्लास में ही फिर आगे से शुरू करूंगा, ठीक है। तो आज हम इतना ही करते हैं क्योंकि आज क्लास का टाइम भी हो गया हमारा, तो हम लोग इतना ही करेंगे आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम फिर से इसके क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करेंगे और कुछ और रूल हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू।